शाम को अंश और वंश घर के लिए निकल चुके थे। किटी, एक्सेल, जैक और शेन मॉल जा रहे थे। कृतिका को कुछ खरीदना था और जैक भी ज़्यादा सामान नहीं लाया था, पर बहाने से शेन के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था। मुझे सिर्फ 2 ड्रेस खरीदनी है, उसके लिए इतने बड़े मॉल में आने की क्या ज़रूरत थी। मेरी 6 महीने की सैलरी लगी तो मैं भी यहाँ से एक ड्रेस नहीं खरीद पाऊँगी, किटी ने कहा, जो यहाँ आकर थोड़ी एम्बैरेस हो गई थी। एक्सेल उसके गाल छूकर, तुम्हें जो खरीदना है, जितना खरीदना है खरीद लो। तुम्हारे हबी के पास बहुत पैसे हैं जो अब तुम्हारे भी हैं, इसलिए जाओ जल्दी। किटी को लेडीज सेक्शन में धक्का देकर वो वहीं एक सोफे पर जा बैठा। वहीं दूसरी तरफ जैक शेन को खींचते हुए हर जगह ले जाता और शर्ट उठाकर उस पे लगा कर देखता। जो भी पसंद आता वो शेन के हाथ में रख देता। शेन उसे देख वहीं फेंक देता। लास्ट में जाकर जैक रुक जाता है और कहता है, फाइनली शॉपिंग पूरी हुई, तुम्हें पसंद तो आए। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, शेन के हाथ खाली देखते ही वो चौंक जाता है। कितनी मेहनत से मैंने सब तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया था, अब फिर से देखना पड़ेगा। जैक ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर शेन से वहीं लगी शर्ट में से अपनी साइज़ का ब्लैक शर्ट उठा लिया और जाकर एक सोफे पर कान में हेडफोन डालकर बैठ गया। जैक मायूस होकर अपने लिए कपड़े देखने लगा। शेन ने अपना सर पीछे सोफे पर टिका दिया और आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसके जख्म तकलीफ दे रहे थे। कुछ ही देर में अपने पास किसी को बैठा और उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर शेन ने अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो जैक अपने कपड़े देखने में बिजी था। मैं यहाँ हूँ, मुझे देखोगे तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा तुम्हारा। मिस्टर यूक, अब आप हद कर रहे हैं। जो भी हो, पर मुझे ये सब पसंद नहीं। मेरा पीछा छोड़ दीजिए, शेन ने खड़े होते हुए कहा। डोंट से दैट। बिना कोशिश किए पीछे कैसे हट जाऊं? एटलीस्ट मेरे साथ कुछ वक्त तो बताओ, शायद मैं तुम्हें पसंद आ जाऊं, यूक ने कहा। कोशिश वहाँ की जाती है जहाँ किसी चीज़ के होने की कोई होप हो। मैंने आपको ना कोई सिग्नल दिए ना ही होप, सो प्लीज़ जस्ट लीव, शेन ने कहा। शेन प्लीज़, यूक ने उसका हाथ पकड़ा, पर शेन भी आगे बढ़ रहा था। इस वजह से उसका हाथ खींच गया और उसके स्टिचेस पर जोर पड़ा। उसने कहराते हुए अपने पेट पर हाथ रखा। जैक की नज़र जब शेन पर गई तो वो भागते हुए वहाँ आया। युग ने शेन का ब्लेज़र हटाकर देखा तो उसकी सफ़ेद शर्ट पर खून के धब्बे पड़े हुए थे। आई एम सॉरी शेन, मुझे नहीं पता था ये सब। शट अप, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी? जैक ने गुस्से में कहा और शेन को पकड़ लिया। एक्सेल से कहो मैं शेन को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वो घर चला जाए, जैक ने एक गार्ड से कहा और शेन को सहारा देते हुए बाहर ले जाने लगा। युग भी उसकी सुने बिना मदद करने लगा। 1 घंटे की खोजबीन के बाद किटी एक सबसे सस्ती ड्रेस जो 5,000 की थी वो लेकर आई। लो कर लो बात, लड़कियों को बहाना चाहिए होता है कि कब उनका बॉयफ्रेंड उन्हें शॉपिंग पर लेकर जाए, और ये लड़की सबसे सस्ती ड्रेस उठाकर ले आई, एक्सेल ने खुद से कहा और किटी को अपने साथ ले गया। उसने बहुत से अपनी पसंद के ड्रेसेस उसे दिलाए। शॉपिंग पूरी होने के बाद वो वहीं बने एक कैफ़े में उसे ले गया। किटी टेबल पर बैठी और वो ऑर्डर लेने चला गया। तभी उसके पास एक लड़के ने आकर कहा, कृतिका, तुम यहाँ? किटी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए, नकुल, उस लड़के ने उसके पास वाली चेयर खींचकर उस पर बैठकर कहा। हाँ नकुल, और हो कहाँ तुम दोनों? कॉलेज जाने का इरादा नहीं है क्या? किटी थोड़ी उदास हो गई। अब कुछ भी करने का मन नहीं करता। सोनू भी बीमार है तो देखेंगे कब आ पाए। नकुल ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए, क्या हुआ किटी, तुम उदास क्यों हो गई? कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कभी भी बोल सकती हो। मैं तुम दोनों की हेल्प करने से कभी पीछे नहीं हटूँगा। उसे तुम्हारी हेल्प की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ,
एक्सेल ने अपने हाथ में पकड़ा सामान टेबल पर पटकते हुए कहा। कौन हो तुम और इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? नकुल ने कहा। नकुल शांत हो जाओ, ये हबी है, किटी ने कहा तो नकुल हैरानी से उन दोनों को देखने लगा। तुमने शादी कब की और अभी तो तुम्हारी उम्र भी कितनी है? क्या ये तुम्हारी मर्जी के खिलाफ किया गया है? अगर ऐसा है तो बताना, मैं अपने डैड से कहकर इसे जेल भिजवा दूंगा, वो पुलिस में है। अब ओ हीरो पहले खुद की मदद तो करो और मेरी कुकू से 10 कदम की दूरी पर रहना। गलती से भी इससे बात करते दिखे तो 6 के 6 गोलियां भेजे में उतार दूंगा, एक्सेल ने कहा और किट्टी का हाथ पकड़कर बाहर ले गया। नकुल वहीं मुंह खोले उसकी बात समझने की कोशिश करने लगा। हॉस्पिटल के एक रूम में डॉक्टर शेन को देख रहे थे। बाहर जैक और युग एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। उन्हें देखकर उनके पीछे खड़े गार्ड्स की जान हलक में अटकी हुई थी, जैसे उन दोनों को रोका न गया तो कोई महायुद्ध होना तय है। डॉक्टर बाहर आए तो दोनों उनके पास जाकर खड़े हो गए। देखिए, जख्म अभी भरे नहीं हैं, इसलिए उन्हें प्रॉपर रेस्ट की बहुत ज़रूरत है और बार बार ऐसे ब्लीडिंग होना उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल रहेगा। थैंक यू डॉक्टर, आई विल टेक केयर ऑफ हिम, जैक ने कहा तो डॉक्टर चले गए। तभी दरवाज़ा खोलकर शैन भी बाहर आया। ये देख दोनों ने उसे फिर से पकड़ लिया। शैन का मन किया किसी दीवार पर अपना सर दे मारे, क्योंकि अब जाते वक्त भी इन दोनों का कोल्ड वॉर फिर से शुरू होना था। उन्होंने उसे जैक की कार में बिठाया और खुद भी दोनों तरफ पड़ गए। तुम अब कहाँ आ रहे हो? हम घर जा रहे हैं, जैक ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। मैं शैन को सही सलामत घर पहुंचाकर ही जाऊंगा, युग ने भी उसी तरह जवाब दिया। उनकी बातों से शैन ने अपना सर पकड़ लिया और कुछ ही पलों में डेविड को एक मैसेज कर दिया। ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ था, अगर तुम उससे दूर रहते तो वो ठीक होता, जैक ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ, मान लिया मेरी गलती है और आगे से इस चीज़ का पूरा ध्यान रखूँगा। चिंता मत करो, तुम्हें फिर से शैन से मिलने की तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसा मौका आने ही नहीं दूँगा। अब जैक ने कहा, स्टॉप द बुखार। शैन ने चिल्लाकर कहा, हटिए, मुझे उतरना है, उसने युग को हटाते हुए कहा। शैन आराम से, अभी अभी डॉक्टर ने क्या कहा भूल गए, जैक ने कहा। मुझे भूख लगी है, शैन ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा। तो जैक ने शीशे से बाहर झाँक कर देखा। गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी हुई थी। अच्छा, ऐसी बात है, रुको कुछ देर, युग ने कहा और अपने असिस्टेंट को कॉल करके रेस्टोरेंट खाली कराने को कहा। कुछ ही मिनटों में पूरी जगह खाली हो गई तो सब उतर गए। शैन जितनी भी कोशिश करता उन्हें इग्नोर करने की, उतने ही वो आकर उससे चिपक जाते। शैन ने पास्ता ऑर्डर किया और जैसे ही दोनों कुछ कहने के लिए मुंह खोलने को हुए, उसने कार्ड जोर से टेबल पर पटका। बेचारा सुबह से एक जूस पर था, ऊपर से दोनों ने उसका सर खा लिया था। दोनों बच्चों की तरह मुंह पर उंगली रखकर बैठ गए। तीनों का ऑर्डर आया तो शैन बिना उसकी परवाह किए जल्दी जल्दी खाने लगा, जिसे देख जैक के होठों पर मुस्कान आ गई। युग ने खुद खाने से पहले ही अपना स्पून शैन की तरफ बढ़ा दिया, ये जानते हुए भी कि वो नहीं खाने वाला। ठीक उसी वक्त जैक ने भी वही किया तो दोनों आंखों से ही एक दूसरे को नोचने लगे। शैन ये चीज़ देखकर एकदम शॉक में आ गया और शैन ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं है और वो उन्हें इग्नोर करने लगा। युग ने अपना पैर जोर से जैक के पैर पर मारा और जैक भी कहाँ कम था, उसने भी युग के पैर की चटनी बना दी। फिर क्या शुरू हो गई कुत्ते बिल्ली की लड़ाई। उनकी तू तू मैं में ना पड़ते हुए शैन आते हुए डेविड को देख खड़ा हुआ। दोनों रुक गए और शैन को देखने लगे, जो अब गुस्से में नहीं बल्कि बहुत शांत था। शैन ने डेविड के हाथ में अपना हाथ डाला और दोनों की तरफ बहुत शांति से कहा, शायद मुझे ये बात आप दोनों को पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए थी। मी एंड डेविड आर इन अ रिलेशनशिप। जैक के कानों में बार बार यही बात गूंजने लगी। उसके हाथ से स्पून ज़मीन पर गिर गया, उसकी धड़कनें बढ़ गई और सांसें धीमी पड़ गई। वो बस यही सुनना चाहता था कि अभी जो भी शैन ने कहा वो सब झूठ है।
शैन आंखों से गिरते आंसुओं के साथ जैक खड़ा हुआ और कहा तो शैन बिना उसकी तरफ देखे डेविड के साथ चला गया। जैक फिर से चेयर पर गिर पड़ा। उसकी ऐसी हालत देखकर उसका असिस्टेंट भी हैरान था। दुनिया के लिए सख्त और क्रूअल माफिया किंग आज रो रहा था। आज उसकी वही हालत थी जब वो हर बार आकर बताता कि शैन का कुछ पता नहीं चला। युग ने मायूसी से अपनी गर्दन झुका ली और कुछ देर बाद अपने लोगों के साथ वो भी वहाँ से चला गया। एक्सेल गुस्से में होने के कारण बहुत तेजी से कार चला रहा था, जिस कारण किटी सहमे हुए अपनी सीट को पकड़कर बैठी थी। हबी प्लीज़ धीरे चलाइए, मुझे डर लग रहा है, आखिर में उसने कह दिया। तो एक्सेल ने एक झटके में गाड़ी रोक दी। कौन था वो? किट्टी का सीट बेल्ट निकालकर उसे अपनी गोद में खींचते हुए एक्सेल ने कहा। वो क्या? बोलो भी कुछ। उसने किट्टी को इतने करीब खींच लिया था कि डर की वजह से बढ़ी हुई उसकी सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। हबी आप गुस्सा क्यों हो? वो बस हमारा दोस्त है और पूछ रहा था कॉलेज ना आने के बारे में, नज़रें चुराते हुए किट्टी ने कहा। तब जाकर एक्सेल का गुस्सा शांत हुआ। उसने किट्टी पर से अपनी मजबूत पकड़ थोड़ी ढीली कर दी और उसके बाल कान के पीछे करते हुए, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? किट्टी ने मासूमी से अपना सर हाँ में हिला दिया। सॉरी कुकू कहकर उसने किट्टी के माथे को चूम लिया, जिससे उसकी आंखें शर्म से बंद हो गई और गाल गुलाबी। मैं वहाँ बैठ जाऊँ? अपनी सीट की ओर इशारा करते हुए उसने कहा। क्यों, मेरे पास तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? एक्सेल ने शरारती अंदाज में पूछा तो किट्टी शर्मा कर उसके सीने से लग गई। दोबारा उस लड़के से बात मत करना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मेरी कुकू को कोई उस नज़र से देखे जैसे मैं देखता हूँ। एक्सेल ने उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहा। मतलब किस नज़र से देखते हो आप मुझे? उसकी बार बार झपकती पलकें और क्यूट सा सवाल सुनकर एक्सेल प्यार से उसे देखने लगा। बताइए ना, किस नज़र से? उसने फिर से सवाल पूछा। एक्सेल उसके चेहरे को अपने चेहरे के सामने लाते हैं और उसके होठों के पास अपने होठ रख देता है। किट्टी बड़ी धड़कनों के साथ अपनी सांसें रोके आंखें बंद कर ली। एक्सेल की शर्ट उसने कसकर अपनी मुट्ठी में भींच रखी थी। कुकू आंखें खोलो, उसने कहा तो किट्टी ने धीमे से अपनी आंखें खोली, जो सीधे उसकी इंटेंस नज़रों से जा मिली। इस नज़र से देखता हूँ मैं तुम्हें, उसने कहा और किट्टी की आंखों के नीचे अपने होठों को रख दिया। चौहान मेंशन कमरे में सोनू वंश के टैबलेट में कोई गेम खेल रही थी। वहीं वंश ऑफिस के काम में लगा था। प्रिंसेस प्लीज़ ये फाइल अंश को दे आओ, वो स्टडी रूम में मीटिंग अटेंड कर रहा है, वंश ने कहा। ठीक है कहकर सोनू खड़ी हुई और फाइल उठाकर उसे देखते हुए स्टडी रूम की तरफ चली गई। वो बिना नॉक किए सीधे अंदर घुस गई और कुछ ही पलों में अपनी नाक पकड़ते हुए चिल्लाने लगी। के अंदर क्या लोहा भरा है? डेविल, नाक टूट गई मेरी कह के अब कहाँ से लाऊं नई नाक? उसकी बात सुनकर पहले तो अंश को हंसी आ गई, फिर चिंता करते हुए, दिखाओ कहाँ लगी है। हाँ पहले चोट लगाओ, फिर देखनी है आपको, सोनू ने कहा। अरे बच्चा, मैंने नहीं देखा सामने, और तुम भी तो ऐसे अचानक अंदर आ गई, इसलिए ऐसा हुआ, माफ़ कर दो अपने डेविल को, अंश ने कहा। हाँ हाँ माफ़ किया, सोनू ने एक हाथ से नाक सहलाते हुए दूसरे हाथ को नचाकर कहा। चलो मैं इस पर आइस लगा देता हूँ। अंश उसका हाथ पकड़कर सोफे पर ले जाकर बिठा देता है। एक आइस क्यूब लेकर वो सोनू की नाक पर रख देता है। वो चिहुक उठी थी। ठंडा है बहुत, कहते वक्त उसके होठों पर मुस्कान थी। वैसे आप इस आइस के साथ क्या कर रहे थे यहाँ? सोनू ने पूछा तो अंश ने अपना थूक निगल लिया। उसने सोनू का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और टेबल पर रखा शराब का ग्लास बड़ी सफाई से टेबल के नीचे रखकर छुपा दिया। वो मुझे गर्मी लग रही थी। अंश के जवाब से सोनू ने अपनी आंखें छोटी कर ली। इसके लिए आप एसी ऑन कर सकते थे। सोनू की बात से अंश ने मन ही में ही अपना सर पीट लिया। मैं भूल गया था, उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा।
तो सोनू भी मुस्कुराने लगी। बहुत ठंडा लग रहा है, हटाइए ना, सोनू ने क्यूट सा फेस पीछे करते हुए कहा। तो आइस क्यूब फिसल कर उसके होठों पर आ गया। उसने एक ठंडी सिसक भरी तो अंश ने धीरे धीरे उसे नीचे ले जाते हुए गर्दन पर फिराया। अपनी मुठ्ठियाँ बनाकर सोनू ने आंखें मींच ली। अंश ने खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसकी टी शर्ट में हाथ डालकर आइस को कमर पर फिराने लगा। सोनू ने कसकर अंश को अपने गले से लगा लिया और अपनी सिसक भरी गर्म सांसें अंश की गर्दन पर छोड़ने लगी, जो उसे पागल बना रही थी। धीरे धीरे वो अपने हाथ को उसके पेट की तरफ ले आया और फिराते हुए ऊपर की तरफ ले जाने लगा, जिसका एहसास होते ही सोनू ने बाहर से ही उसके हाथ पर हाथ रख दिया और उसकी आंखों में देख मासूमी से अपनी गर्दन ना में हिला दी। अंश के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई और उसने अपने हाथ को बिना रुकाए ऊपर ले जाकर सीने पर रख दिया, जहाँ ठंड का एहसास होते ही सोनू ने अपने हाथ अंश की गर्दन में डाल दिए, जहाँ उसके नाखून अंश के गर्दन में लग रहे थे। अंश, सोनू ने सिसकते हुए कहा। अपना नाम डेविल की जगह अंश पहली बार उसके मुंह से सुनकर अंश बहुत खुश हुआ। प्रिंसेस से इट अगेन, सोनू के कान में बहुत ही सिडेक्टिव टोन में कहा, जिसे सुन सोनू ने अपना सर उसके कंधे पर रगड़ते हुए कहा, रुक जाइए अंश, सच में बहुत ठंडा है। अपने सीने पर आइस को फील कर वो मचल उठी थी। अंश ने आइस क्यूब हटा दिया और सोनू को कस कर अपनी बाहों में भर लिया। फिर से मेरा नाम कहो, अंश ने कहा। डेविल, सोनू ने उसके सीने में सर छुपाकर कहा। प्रिंसेस, ये नहीं, वही कहो जो अभी अभी कहा, अंश ने बेचैन होकर कहा। अंश, सोनू ने कहा तो अपना ही नाम कानों में मिश्री घोलने जैसा लगने लगा उसे। फिर से एक बार कहो, अंश, सोनू ने अपना सर बाहर निकालकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो अंश अपना नाम उसके होठों में कैद कर दिया, होठों पर होठ रख। आज उसकी किस्म एक अलग सी खुशी थी जो सोनू को भी महसूस हुई। वो शिद्दत से सोनू के होठों को गीला कर रहा था, जिसमें आज सोनू भी थोड़ा थोड़ा उसका साथ दे रही थी। कुछ देर बाद अलग होकर वो सोनू को लंबी लंबी सांसें भरते हुए देख रहा था। सोनू के शांत होने के बाद उसके माथे को चूमा और अपनी बाहों में भरते हुए, तुम यहाँ किस लिए आई थी? ओ तेरी, मैं तो भूल ही गई, अपने सर पर हाथ मारते हुए उसने कहा। ये फाइल वंश ने आपको देने के लिए कहा था, बहुत ज़रूरी है। अंश ने उसे वैसे ही बिठाते हुए फाइल लेकर पढ़ने लगा और कुछ देर बाद रखकर सोनू को पकड़कर आंखें बंद कर ली। रात का वक्त, सब डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। आदतानुसार अंश और वंश सोनू को खिला रहे थे और सोनू दोनों को। किट्टी को भी अब एक्सेल के हाथ से खाने की आदत हो गई थी और आज तो उसके कन्फेस के बाद अलग ही बात थी। वो शर्माते हुए खा रही थी, क्योंकि जब वो एक्सेल को खिलाती तो वो उसकी उंगलियां अपने मुंह में पकड़ लेता। शैन और डेविड चुपचाप मुंह नीचे कर खा रहे थे। वैसे भी आज जो शैन ने किया उसकी वजह से उसे टेंशन हो रही थी। वो जैक को बहुत अच्छे से जानता था और ये भी कि वो क्या क्या कर सकता है। ये जैक क्यों नहीं आया? अंश ने वंश से पूछा। दरवाज़ा बंद करके बैठा है, पता नहीं क्या हुआ। बुलाने के लिए आवाज़ दी तो कहा उसे भूख नहीं। वंश ने जवाब दिया, ये लड़का भी ना कब सुधरेगा। सारे बच्चे मेरी ही ज़िंदगी में आने थे। शैन, उसके रूम में डिनर पहुंचा देना, अंश ने कहा तो उसका हाथ खाते हुए रुक गए। उसके बिना कुछ कहे सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए और शैन खाना लेकर जैक के कमरे की तरफ। उसने एक बार ऊपर देख गॉड से प्रे की और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। जैक ऑलरेडी गुस्से में था। उसने बिना देखे ही ग्लास उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया, जो शैन के पैर के पास जाकर टूट गया। जैक ने देखा जो भी आया है वो बाहर नहीं गया, तो उसने अपना सर घुमाकर उसकी तरफ देखा। बिखरे बाल, आंखें जो रोने के कारण लाल हो चुकी थी, उससे भी बुरी हालत कमरे की थी। शैन, सॉरी, मैंने नहीं देखा, ये तुम हो। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालते हुए वो शैन तक पहुंचा। शैन ने अपने हाथ में पकड़ा ट्रे टेबल पर रखा और बिना किसी भाव के जैक को पकड़ लिया। जैक ने शैन को अपने सीने में भर लिया और सुकून से आंखें बंद कर ली।
कुछ देर बाद वो अलग हुआ और शैन का चेहरा हाथों में पकड़कर, तुम ठीक हो ना? मेरी गलती है, मैंने देखा नहीं, अपने ही गाल पर चाटा मारकर उसने कहा। शैन ने उसके हाथ पकड़े और उसे सोफे पर बिठा दिया। खाना खा लीजिए, शैन ने कहा तो जैक उसके गले में बाहें डालते हुए, तुम ही खिला दो जैसे पहले खिलाते थे। शैन ने सुना तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। अपनी मुट्ठी कसकर उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। अगर तुमने नहीं खिलाया तो ले जाओ इसे, कोई भूख नहीं लगी मुझे, जैक ने नाराज़ होते हुए कहा और चेहरा फेर लिया। पर कुछ देर बाद भी शैन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो जैक ने दोबारा उसकी ओर मुड़कर देखा। अपनी जबड़े खींचते हुए उसने शैन ने एक निवाला उठाया और जैक की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शैन का हाथ पकड़कर उसने खा लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे जो शैन को भी महसूस हुए। अपने आप को फिर से बिखरने देने से रोकना चाहता था, इसलिए दिल को मजबूत बनाकर वो जैक को पूरा खाना खिला देता है और उठने को होता है तो वो उसका बाजू पकड़कर रोक लेता है। उसके कंधे पर सर रख, जब मैं सो जाऊं तब तुम जा सकते हो, जैक ने कहा और आंखें बंद कर ली। मन मारकर शैन को उसके सीने तक वहीं बैठना पड़ा और जब जैक सो गया तो उसने उसे सहारा देकर बेड पर अच्छे से लिटा दिया। उसने एक नज़र उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसके दिल ने मुड़ते कदमों को रोक लिया। अपना कांपता हाथ आगे बढ़ाकर उसने जैक के माथे पर बिखरे बालों को पोंछ लिया और बिना रुके कमरे से चला गया। रात को हवा की वजह से पर्दों की हुई आवाज़ से अचानक सोनू नींद से जग जाती है। कमरे में अंधेरा होने की वजह से वो थोड़ा डर गई थी। उसने अंश और वंश को देखा जो आराम से सो रहे थे। वो हिम्मत करके उठी और बालकनी की तरफ जाकर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करने लगी। तभी उसे वहाँ किसी के खड़े होने का एहसास हुआ जो छुपकर उस पर वार करने वाला था। वो शूट करता उससे पहले ही सोनू उसे भूत समझकर जोर से चिल्ला दी। उसकी आवाज़ पूरे मैंशन में गूंज उठी। दोनों भाइयों की नींद उड़ गई और अंश ने अपना गन निकालकर बिना देखे ही अंधेरे में शूट कर दिया। बालकनी के दरवाजे के कांच भी कर टूट गए थे जो सोनू को लगते उससे पहले ही वंश ने उसे कवर कर दिया। अंश ने लाइट ऑन करने से पहले वंश को इशारा कर सोनू को ले जाने के लिए कहा। वंश ने उसकी बात मानकर सोनू को अपनी गोद में उठा लिया और उसके रूम की तरफ चला गया। गोली की आवाज़ से तो जैक की नींद भी खुल गई थी। सब अपने हथियार लेकर कमरे से बाहर निकले। एक्सेल ने किट्टी का रूम बाहर से लॉक कर दिया। उसने लाइट ऑन की तो एक काले कपड़े पहना इंसान बालकनी में मरा पड़ा था। एक्सेल और जैक ने भी अंदर आकर उसे देखा। तभी तीनों को नीचे से गोलियां चलने की आवाज़ आने लगी। वो भागते हुए बाहर आए तो देखा कुछ लोग हॉल में मरे पड़े थे। शैन के दोनों हाथों में गन थी और वो अपने कान में लगे ब्लूटूथ से बार बार बाकी गार्ड्स को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी नीचे पड़े एक आदमी ने उस पर गोली चला दी, जिसे देख जैक की जान हलक में अटक गई। वो जोर से चिल्लाया पर तब तक डेविड उसे अपनी तरफ खींचकर बचा चुका था। जैक ने नीचे पहुंचकर उस आदमी को गोलियों से भून दिया। गार्ड से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, शायद बाहर और भी लोग हो सकते हैं, शैन ने कहा। एक्स्ट्रा फोर्स को इन्फॉर्म करो, अंश ने कहा तो एक्सेल ने फ़ौरन मैसेज कर दिया। जैक ने नेल्सन को कॉल कर फ़ौरन मैंशन पहुंचने को कहा। बैकअप का वेट करना है, जैक ने डेविल स्माइल के साथ अंश से पूछा। वेट करने के लिए हम पैदा नहीं हुए, अंश ने कहा। तो दोनों ने अपनी गन लोड की और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। उनके पीछे बाकी लोग भी चल पड़े। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से बाहर हमला करने आए लोग सख्ते में आ गए और दरवाजे की तरफ शूट करने लगे। उनकी एक भी गोली अंश और जैक को छू नहीं पाई, पर गोलियां हमला करने वालों की संख्या कम करती जा रही थी। वंश, क्या हो रहा है बाहर और ये आवाज़ें? सोनू ने कहा तो वंश उसके कान बंद करते हुए, कुछ नहीं बच्चा, वो पास वाले बच्चे पटाखे फोड़ रहे होंगे, दिवाली आ रही है ना। तभी उसने देखा सोनू की बालकनी में भी कोई चढ़ रहा है। वंश ने सोनू को उठा लिया और किट्टी के कमरे की तरफ गया। उसने दरवाज़ा खोल दिया तो वहाँ
भी किट्टी कान बंद करके एक कोने में डर कर बैठी थी। उसने सोनू को वहाँ छोड़ा और उसके कमरे की बालकनी से झाँक कर देखा, जहाँ से किसी के लिए चढ़ना मुश्किल था। उसने दरवाज़ा बंद किया और कमरे को फिर से लॉक कर बाहर आ गया। अंदर सोनू भी किट्टी की तरह डरकर उसके पास बैठ गई। वंश अपनी गन लेकर सीधे सोनू के रूम में गया, जहाँ एक आदमी अंदर आ गया था। वो वंश को मार पाता उससे पहले वंश ने उसका बेचा खोल कर रख दिया। घर में और भी लोग घुस गए थे। इसकी वजह से वंश पूरे घर में उन्हें ढूंढने लगा। बाहर लाशों का ढेर लगा था, पर पांचों में से कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जैक ने देखा उसकी गन खाली हो गई है। वो दूसरी गन ढूंढ पाता उससे पहले ही किसी ने उसकी गर्दन पीछे से पकड़ ली, क्योंकि उसकी भी गोलियां खत्म हो चुकी थी। जैक ने उसके घुटने पर पैर मारा और उसके सामने लाकर पटक दिया। बाकी लोगों की भी गोलियां खत्म हुई तो वो भी हाथों से ही लड़ने लगे। कुछ ही देर में बैकअप फोर्स भी आ गई और उन लोगों को अपने कब्जे में लेने लगी। एक आदमी ने भागने की कोशिश करते हुए शैन को मारकर धक्का दिया, जिसको पकड़ने के चक्कर में जैक उसे लेकर ही गिर गया। अब हाल ऐसा था, नीचे जैक, उसके ऊपर शैन और दोनों के होठ मिले हुए और आंखें हैरानी से बड़ी। शैन फौरन हटने लगा, पर फिर से कोई भागते हुए उसके ऊपर से गुजरा तो वापस उसके होठ जैक के होठों पर आ गए। वो जल्दी जल्दी में खड़े होने की कोशिश करने लगा। ये देख जैक ने उसे पकड़ा और एक तरफ होकर उसे ज़मीन पर गिरा दिया। दोनों खड़े हुए तब तक सारा माहौल शांत हो चुका था। ये देख जैक ने अंगड़ाई ली और कहा, सालों से नींद हराम कर दी इतनी रात को। फिर शैन की तरफ देख, पर ये सबसे खूबसूरत रात होगी जो मैं शायद ही कभी भूल पाऊंगा। ये सुनकर शैन ने अपना चेहरा फेर लिया। जैक मस्ती में कूदते हुए उसके पास गया और उसकी गर्दन में हाथ डालकर कान में धीरे से, कैसा लगा 4 साल बाद अपने बॉयफ्रेंड को किस करके। अब तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि मैंने ज़बरदस्ती की, तुम खुद मेरे ऊपर आए थे, कहकर वो हंसने लगा तो शैन ने उसे धक्का दिया और घर के अंदर चला गया। उसके जाते ही जैक के भाव बदल गए और वो वंश के पास गया, जो उन लोगों पर गन तान कर खड़ा था। ये ऐसे मुंह नहीं खोलेंगे मेरे भाई, इतनी अपनी हेल का सफ़र कराओ ज़रा। उन बचे लोगों में से सबने एक दूसरे की तरफ देख कुछ इशारा किया और अपने मुंह में कुछ डाल लिया। एक एक कर सब मरकर ज़मीन पर गिरने लगे। जहर खा लिया, कौन हो सकते हैं? अंश ने कहा। ये कोई आम गार्ड्स नहीं थे, इसके पीछे किसी की शातिर प्लानिंग थी। शायद कोई हमसे पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। जैक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, खैर जो भी हो, सब लोग अब से चौकन्ना रहो और ये सब पहले साफ कराओ, अंश ने कहा और दोनों घर में चले गए। सब लोग पहले तो नहाने चले गए, क्योंकि उनकी हालत ऐसी थी जैसे खून की होली खेल कर आए हों। एक अंधेरे कमरे में कोई आदमी अपने प्लान की फेल होने की खबर सुनकर गुस्से में फ़ोन तोड़ देता है। एक बार बच गए, इसका मतलब ये नहीं कि किस्मत बार बार साथ देगी। एक दिन ज़रूर आएगा ऐसा, जब मैं तुम तीनों को मार दूंगा, माफिया किंग्स, और उस दिन तक मैं लगातार कोशिश करता रहूँगा। मरना तो तुम्हें मेरे हाथों से ही है। सब तैयार होकर बाहर आए, तब तक घर भी साफ हो चुका था। घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे। अब तो वैसे भी किसी को नींद नहीं आने वाली थी, इसलिए सब हॉल में जाकर बैठ गए और वंश सोनू और किट्टी को लाने गया। आते ही सोनू वंश की गले लग गई और किट्टी एक्सेल के। आप सुबह होने पर उन बच्चों को बहुत डांटना, इतनी रात को भी भला कोई पटाखे फोड़ता है? सोनू ने मासूमी से कहा तो अंश ने हैरानी से वंश को देखा, जो मुस्कुराते हुए अपने बाल खुजा रहा था। कम से कम बहाना तो अच्छा बताता। जैक ने कहा, तुम्हारे पास था कुछ बताने के लिए? वंश ने उसकी तरफ देख मुंह बिगाड़ते हुए कहा तो फिर से दोनों की मस्ती शुरू हो गई। कुछ ही देर में सर्वेंट सबके लिए फ्रूट्स लेकर आया। जैक ने एक उठाते हुए, आई लव स्ट्रॉबेरी। उसने ये बात शैन को देख कही, जिसे कुछ याद आते ही अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। आई ऑल्सो लव स्ट्रॉबेरी, अंश ने बहुत धीरे से सोनू के कान में कहा, जिसे सुनकर वो शर्मा गई। 7 बजने तक वहीं गप्पे लड़ा रहे थे, उसके बाद तैयार होने चले गए। आज सोनू और किट्टी को कॉलेज जाना था, इसलिए वो यूनिफॉर्म में थी। दोनों को कॉलेज छोड़कर बाकी सब ऑफिस के लिए निकल गए।
आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आप सबको कैसी लग रही है।